हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी शुक्ला ड्राइंग। आज हम सभी बायो का सेकंड चैप्टर का अध्ययन करेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय। तो संवेदी अंग ज्ञान इंद्रिय। सबसे पहले इसे समझते हैं। त्वचा, नाक, जीभ और कान, आँख। हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रिय होती हैं। त्वचा, नाक, जीभ, कान, आँख। त्वचा में पाई जाने वाली ग्राही को तापग्राही या स्पर्शग्राही कहते हैं, क्योंकि ये तापग्राही तापमान का पता लगाता है, स्पर्शग्राही स्पर्श का। नाक गंध का पता लगाता है, इसे घ्राणग्राही कहते हैं। जीभ स्वाद का पता लगाता है, इसे रसग्राही या स्वादग्राही कहते हैं। कान आवाज़ का पता लगाता है, इसलिए इसे श्रवणग्राही कहते हैं। श्रवण आवाज़ मतलब शोर सुनने का एक पर्यायवाची है। आँख रंग प्रकाश का पता लगाता है, इसलिए इसे प्रकाशग्राही कहते हैं। ग्राही हमारे पर्यावरण में सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट कृत सिरों द्वारा लगाया जाता है, जो कि ग्राही कहलाते हैं। ये ग्राही प्रायः हमारी ज्ञान इंद्रिय में स्थित होते हैं। फिर से, ग्राही क्या होते हैं? हमारे पर्यावरण में सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं की विशिष्ट कृत सिरों द्वारा लगाया जाता है, जो कि ग्राही कहलाते हैं। ग्राही प्रायः हमारी ज्ञान इंद्रियों में स्थित होते हैं। यदि ग्राही कार्य ना करे तो ग्राही के ठीक से काम न करने की स्थिति में ये सूचनाओं का एकत्रीकरण नहीं कर पाएंगे, जिससे मस्तिष्क तक सूचनाओं का आदान प्रदान की क्रिया बाधित हो जाएगी एवं जिस अंग के ग्राही काम करना बंद कर चुके हैं वह किसी भी प्रकार की उत्तेजना के लिए प्रतिक्रिया नहीं दे सकेंगे। उदाहरण, त्वचा के ग्राही काम न करने की स्थिति में हमें गर्म ठंडा का एहसास नहीं हो सकेगा। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, इसका चित्र आता है, जिसका डायग्राम मैंने पहले से अपने चैनल पे अपलोड कर चुका है। आपको अगर देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहला जो ये सिरा होता है, इसी को दुम्रिका कहते हैं, इंग्लिश में डेंड्राइट कहते हैं, इसी को ग्राही भी कह देते हैं। फिर ये वाले हिस्से को कोशिका काय कहते हैं और इंग्लिश में साइटोन कह देते हैं, और ये बीच में न्यूक्लियस या केंद्रक कह देते हैं। फिर यहाँ पे धूम्रिका को सूचना मिलता है, फिर ये कोशिका काय में जाता है, फिर उसके बाद तंत्रिकाक्ष, ये जो लंबी सी संरचना है इसे तंत्रिकाक्ष कह देते हैं, इंग्लिश में एक्सॉन कह देते हैं। और जो ये है इसे माइलिन का आवरण कह देते हैं। जो यहाँ पे ये दिख रहा है इसे माइलिन का आवरण कह देते हैं, और यहाँ पे जो रिक्त स्थान है इसे नोड ऑफ रनबियर कह देते हैं। और ये तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा है। क्या है? तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा। अब सिनेप्स अंतर्गठन क्या होता है? जब दो तंत्रिका कोशिका आपस में जुड़ती हैं तो वहाँ उनके बीच में जो रिक्त स्थान पाया जाता है उन्हें सिनेप्स कह देते हैं, और वहाँ पे एक रसायन का फॉर्मेशन होता है, उसे न्यूरोट्रांसमीटर कह देते हैं। तंत्रिका कोशिका परिभाषा। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। संरचना। तंत्रिका कोशिका निम्न भागों में विभाजित किया गया है। दुम्रिका, इस भाग द्वारा बाहरी वातावरण से सूचनाएं उपर्जित की जाती हैं अर्थात प्राप्त की जाती हैं एवं विद्युत आवेग में परिवर्तित की जाती है। ये क्वेश्चन आएगा कि कहाँ पे विद्युत आवेग के रूप में सूचनाएं परिवर्तित होती हैं, तो दुम्रिका में। कोशिका काय दुम्रिका से प्राप्त विद्युत आवेग तंत्रिकाक्ष पर भेजता है। तंत्रिकाक्ष क्या होता है? वही ये लंबी संरचना को हम लोग तंत्रिकाक्ष कह देते हैं। अब तंत्रिकाक्ष इस भाग से होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं। तंत्रिका का अंतिम सिरा। इस भाग में विद्युत आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है, जिससे यह आगे दूसरे न्यूरॉन पर संचारित हो सकता है। सिनेप्स, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के रिक्त स्थान जिससे न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसे सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स एक तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे के विद्युत आवेग को अगली तंत्रिका कोशिका की दुम्रिका में रसायन की सहायता से पहुंचाता है। न्यूरोट्रांसमीटर किसे कहते हैं? ऐसे रसायन जो तंत्रिका आवेगों के स्थानांतरण में सहायक होते हैं उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। अंतर्गठन या सिनेप्स आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिका जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाते हैं।
अब विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं, ऐसी क्रिया जिस पर हमारा या हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता है उसे अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। इनका नियंत्रण पश्च मस्तिष्क के मेडुला ओब्लांगेटा द्वारा किया जाता है। उदाहरण: हृदय धड़कन, रक्तदाब, वमन, लाराना। ऐच्छिक क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिस पर हमारा या हमारी इच्छा का नियंत्रण होता है उन्हें ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। इनका नियंत्रण अग्र मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। टहलना, डांस करना, लिखना, बात करना। प्रतिवर्ती क्रियाएं, अचानक मिले उद्दीपन के कारण होने वाली क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अचानक मिले उद्दीपन जैसे अस्पष्ट ताप के कारण होने वाली प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इनका नियंत्रण मेराराजू के द्वारा किया जाता है। उदाहरण: गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे लगाना करना। मम्मी के मारने पर भाग जाना, ये भी प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्ती शाप, सूचनाओं या उत्तेजनाओं का संवेदी अंग के ग्राही से संवेदी तंत्रिका द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाना और वहां से उत्पन्न संकेतों को का कारकर भाग तक प्रेरक तंत्रिका द्वारा पहुंचाने वाला मार्ग प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। एक बार फिर से, सूचनाओं या उत्तेजनाओं का संवेदी अंग के ग्राही से संवेदी तंत्रिका द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाना और वहां से उत्पन्न संकेतों का कारकर भाग तक प्रेरक तंत्रिका द्वारा पहुंचाने वाले मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। से उद्दीपन हुआ तो सूचनाओं या उत्तेजना हुई और फिर त्वचा की ग्राही से संवेदी तंत्रिका कोशिका द्वारा मेरारज्जु तक पहुंचाना, फिर वहां से प्रेरक तंत्रिका द्वारा हाथ की पेशी तक पहुंचाना। और ये है मानव मस्तिष्क। इसका डायग्राम मैंने बनाया सिखाया अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। ये जो यहाँ पे अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं: पर मस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये तीनों मिलके अग्र मस्तिष्क बनते हैं। पर मस्तिष्क ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण कर सकता है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस भूख प्यास तापमान का नियंत्रण करता है। अग्र मस्तिष्क की ये सबसे बड़ा भाग है। पोन्स या मेडुला ओब्लांगेटा और अनुमस्तिष्क द्वारा पश्च मस्तिष्क का निर्माण होता है। मध्य मस्तिष्क सबसे छोटा भाग है। मेरारज्जु मेडुला ओब्लांगेटा से होता है। अनुमस्तिष्क स्थिति एवं संतुलन बनाने का काम करता है। मेरारज्जु मेडुला ओब्लांगेटा आगे जाके मेरारज्जु का निर्माण करता है। अब यहाँ पर हम लोग मानव मस्तिष्क के अलग अलग काम समझेंगे। अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। पर मस्तिष्क या सेरिबरम, इसका इंग्लिश में नाम भी याद रखना, सेरिबरम। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। ऐच्छिक गति का नियंत्रण, विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग प्राप्त करना का क्षेत्र। मध्य मस्तिष्क या मस्तिष्क के थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस के मध्य होता है। मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। पश्च मस्तिष्क, मेडुला ओब्लांगेटा, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जैसे हृदय धड़कन, लाराना। अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति एवं संतुलन का काम करना। सहचर क्षेत्र, अग्र मस्तिष्क के क्षेत्र जहां संवेदी सूचनाएं अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाए जाते हैं, सहचर क्षेत्र कहलाते हैं। अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है। इससे विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टकृत हैं। इसमें सहचर के क्षेत्र पृथक होते हैं जहां इन संवेदी सूचनाएं अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाएं एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। हमें कैसे पता लगता है कि हम पर्याप्त भोजन खा चुके हैं, हमारा पेट भर चुका है? इस बात का पता भूख से संबंधित केंद्र जो कि अग्र मस्तिष्क में होता है के द्वारा पता लगाया जाता है। अग्र मस्तिष्क में भी किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। मस्तिष्क की सुरक्षा, मस्तिष्क एक कोमल अंग है जो विविध क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है। इसकी सावधानी पूर्वक रक्षा भी होनी चाहिए। इसके लिए शरीर को इस प्रकार बनाया गया है कि मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में स्थित होता है।
जिसे क्रेमियम कहते हैं। हड्डी के बॉक्स को क्या कहते हैं? क्रेनियम। क्रेनियम के अंदर मस्तिष्क से पहले 3 अलग अलग परतें होती हैं जिन्हें मेनिन्जिस कहा जाता है। इस परतों के बीच तरल उपस्थित होता है जिसे सेरेब्रोस्पाइनल द्रव कहा जाता है। यह तरल पूरिति गुब्बारे जैसी संरचना का निर्माण करता है जो कि मस्तिष्क को प्रघात अवशेषक उपलब्ध कराता है। जैसे ये देखो, ये मस्तिष्क है, तो यहाँ पे जो उपस्थित होता है ऐसे परतें, उसे क्या कहा जाता है? ड्यूरोमीटर, एरेक्नाइड और पायोमीटर, और इन तीनों को मिलाकर मेनिन्जिस बनता है। और बीच में एक द्रव उपस्थित होता है जिसे सेरेब्रोस्पाइनल द्रव कहा जाता है। और इस हड्डी के बॉक्स को क्या कहा जाता है? क्रेनियम। मेरारज्जु। मेरारज्जु तंत्रिकाओं की बनी संरचना है जो कि सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती हैं। मेरारज्जु से मेरु तंत्रिकाएं निकलती हैं जो कि परिधीय तंत्र का निर्माण करती हैं। सुरक्षा। केसेरुक। मेरारज्जु की सुरक्षा किसके द्वारा होती है? केसेरुक दंड की हड्डी मेरारज्जु की रक्षा करती है। मेरारज्जु पश्च मस्तिष्क के मेडुला से निकलता है। ये मेरारज्जु है, मेरुरज्जु तंत्रिका से मिलकर बना होता है। और कशेरुक दंड, जिसे रीढ़ की हड्डी कह देते हैं। तंत्रिका तंत्र प्राणियों में सोचने, समझने एवं किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय एवं संतुलन स्थापित करके नियंत्रण बनाए रखने वाले तंत्र को तंत्रिका तंत्र कहलाते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर से सूचनाओं को प्राप्त करके उसे समाकलन करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। प्राधीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं शरीर के मध्य संबंध स्थापित करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क एवं मेरारज्जु सम्मिलित हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिका एवं मेरारज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका से मिलकर बना होता है। पादपों में गति। पादप 2 भिन्न प्रकार की गति दर्शाते हैं। वृद्धि पर आश्रित गति। पादपों में पाई जाने वाली ऐसी गति जिससे पादप की वृद्धि के कारण गत दिखाई देती है। उदाहरण जड़ों की गत, परतान की गत या विभिन्न प्रकार की अनुवर्तन गत। वृद्धि से मुक्त गति पादपों में पाई जाने वाली ऐसी गत जिससे पादप की वृद्धि नहीं होती है, अर्थात बिना किसी वृद्धि के पादप अंग अपनी स्थिति में परिवर्तन करके गत दर्शाते हैं। छुई मुई की गति। वृद्धि से मुक्त गति के उदाहरण छुई मुई में होने वाली गत। छुई मुई के पत्ते स्पर्श की अनुक्रिया के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। इसकी पत्तियां में स्पर्श वाला बिंदु तथा गत वाला बिंदु दोनों भिन्न हैं। स्पर्श होने की सूचनाएं इसको विभिन्न भागों को बहुत तेजी से प्राप्त हो जाती हैं। पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए विद्युत रसायन साधन का उपयोग करता है। उससे में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्टीकृत ऊतक नहीं होते हैं, इसलिए वह जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपने पत्तों को सिकुड़ कर उनका आकार बदल लेते हैं। वृद्धि पर आश्रित गति। परतान में होने वाली गति। परतान स्पर्श के लिए संवेदनशील होता है। पौधे जब किसी सहारे के पास होते हैं उसकी वृद्धि कम तीव्रता से होती है, लेकिन परतान का वह भाग जो सहारे से दूर होता है वह अधिक तीव्रता से वृद्धि करता है। क्योंकि सहारे से दूर वाले भाग में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है, इससे परतान सहारे के चारों ओर घूम जाता है और उसे आसानी से पकड़ लेता है एवं पौधे को ऊपर चढ़ाने में सहायता करता है। अनुवर्तन गति। पौधे में बाह्य उद्दीपन जैसे प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण गत आदि के कारण होने वाली गत को अनुवर्तन गत कहलाते हैं। यह 6 प्रकार की होती हैं। प्रकाशानुवर्तन। पौधे में बाह्य उद्दीपन प्रकाश के कारण होने वाली गत को प्रकाशानुवर्तन कह देते हैं। तने की गत। जलानुवर्तन। पौधे में बाह्य उद्दीपन जल के कारण होने वाली गत को जलानुवर्तन कह देते हैं। जड़ों की गत। गुरुत्वानुवर्तन। पौधे में बाह्य उद्दीपन जैसे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होने वाले गति को
गुरुत्वानुवर्तन गत कह देते हैं, जैसे जड़ों की गत। स्पर्शानुवर्तन गत, जैसे पौधों में बाह्य उद्दीपन जैसे स्पर्श के कारण होने वाली गत को स्पर्शानुवर्तन कह देते हैं, जैसे छुई मुई में होने वाली गत। रसायनानुवर्तन गत, परागनलिकाओं के बीच जांड की तरफ गत। तापानुवर्तन गत, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे में गत। धनात्मक गत, यदि अनुवर्तन गत बाह्य उद्दीपन की दिशा में होती है, इस तरह की अनुवर्तन गत धनात्मक अनुवर्तन गत कहलाती है। ऋणात्मक गत, यदि अनुवर्तन गत बाह्य उद्दीपन की दिशा में विपरीत होती है तो इस तरह की अनुवर्तन गत को ऋणात्मक अनुवर्तन गत कहते हैं। पादप हार्मोन ऑक्सीन, यह बनता तो रोशनी वाले भाग में लेकिन फिर छाए वाले भाग में चला जाता है, छाएदार वाले भाग में चला जाता है। जो कि रसायन हार्मोन किसे कहते हैं? रसायन जो किसी काम को करवाता है। कार्य क्या होता है ऑक्सीन हार्मोन का? कोशिका की लंबाई में वृद्धि, पौधे की लंबाई में वृद्धि। अब फिर दूसरा आता है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन एक किसी पौधे के छोटे को टुकड़े को पोषक तत्व में डालने पर ये दो भागों में विभाजित होता जाता है कि मतलब इस कोशिका विभाजन करवाना। साइटोकाइनिन का काम होता है कोशिका विभाजन कराना। अगर आपको हार्मोन के बारे में या पादप हार्मोन या जंतु के हार्मोन हो इसके बारे में डिटेल में पढ़ना तो मेरे चैनल में पहले से अपलोड है, इसके वीडियोस आप देख सकते हैं। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन का कार्य होता है पौधे की लंबाई बढ़ाना। पर्व, ये गन्ने में पाया जाता है। जैसे यहाँ गन्ने में दो होता है, पर्व संधि और पर्व। तो पर्व की लंबाई को बढ़ाने का कार्य कौन करता है? जिब्रेलिन। आइथिलीन गैस, ये कच्चे फल को पकाने का कार्य करता है। अब्सिसिक अम्ल, इसका सारा उल्टा फुल्टा काम होता है, पत्तियों को गिराना, फूलों को गिराना, वृद्धि रोकना। पादप हार्मोन, पादप वृद्धि हार्मोन, पादप वृद्धि रोधक। तो ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन ये सब पादप वृद्धि हार्मोन है। और पादप वृद्धि रोधक ABA, अब्सिसिक अम्ल, जिसे शॉर्ट में ABA कह देते हैं। पादप हार्मोन वह विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पादप पौधे में वृद्धि और विभेदन संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं, उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन निम्न 4 प्रकार के होते हैं। ऑक्सीन, ऑक्सीन पौधों की वृद्धि में सहायक हार्मोन है। जब वृद्धि को संसूचित करते हैं तब ऑक्सीन पर्रों के अग्रभाग में संश्लेषित होता है। ऑक्सीन विसरित होकर पर्रों के छाया वाले भाग में आ जाता है। पर्रों की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सीन की सांद्रता कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है, जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ता दिखता है। जिब्रेलिन, ऑक्सीन की तरह तने की वृद्धि में सहायक। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है या उन क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है, विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। कार्य कोशिका विभाजन कराना। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि रोधक हार्मोन भी इसे कह देते हैं। कार्य वृद्धि को रोकने का कार्य, पत्तियों को मुरझाना। अब जंतु हार्मोन की बात करते हैं। जंतु हार्मोन रसायन कह देते हैं हार्मोन। देखो, जंतु हार्मोन कोशिका ग्रंथि, कोशिका का समूह जो किसी रसायन का निर्माण करे उसे हार्मोन कह देते हैं। अन्य कोशिका तक पहुंचाना, टारगेट हार्मोन। कोशिका ग्रंथि, कोशिका का समूह जो किसी रसायन का निर्माण करे और अन्य कोशिका टारगेट ऑर्गन। ग्रंथियाँ, बाह्यस्रावी ग्रंथि रसायन को टारगेट ऑर्गन तक छोड़कर आती हैं। यकृत बनाता है पित्तरस बनाता है और फिर छोटी आंत में लेकर छोड़ के आता है, इसे बाह्यस्रावी ग्रंथि कह देते हैं। उदाहरण यकृत नली युक्त ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ रसायन को टारगेट ऑर्गन तक नहीं छोड़ के आती हैं, खून रक्त में डाल देती हैं। पीयूष ग्रंथि, नलिका वाहिका ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि, ऐसी ग्रंथियाँ जो अपने रसायनों को भेजने के लिए रक्त व नलिकाएं दोनों माध्यम का उपयोग करती हैं, अर्थात ये अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करती हैं। मिश्रित
ग्रंथि कहलाती हैं। अग्नाशय बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ ऐसी ग्रंथियाँ जिनमें नलिकाएं उपस्थित होती हैं, अर्थात जो अपने रसायन को सीधे रक्त में न डालकर उन्हें नलिकाओं के माध्यम से टारगेट अंगों तक भेजती हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ या नलिका युक्त ग्रंथि कहलाती हैं। उदाहरण यकृत। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नलिका विहीन ग्रंथियाँ ऐसी ग्रंथियाँ जिसमें नलिकाएं अनुपस्थित होती हैं, अर्थात जो अपने रसायन सीधे रक्त में डालकर उन्हें रक्त के माध्यम से विभिन्न अंगों में भेजती हैं, अंतःस्रावी या नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहलाती हैं। जंतु हार्मोन उच्च कोटि के जंतुओं में कुछ विशेष ग्रंथियाँ द्वारा शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है या पदार्थों का स्राव करती हैं। इन्हें रासायनिक पदार्थों को हार्मोन कहते हैं, जो कि दूसरे कोशिकाओं को काम कराने के लिए प्रेरित करती हैं। ग्रंथियाँ कोशिका का ऐसा समूह जो शरीर के लिए आवश्यक रसायनों का निर्माण करता है, ग्रंथि कहलाता है। सबसे पहला होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। देखो, ये स्वरयंत्र और श्वास नली के मध्य पाया जाता है, के संधि पे पाया जाता है। और फिर यहाँ पे थायराइड ग्रंथि या आउटू ग्रंथि होती है, जिससे आयोडीन मिलता है तो वो थायरॉक्सिन का निर्माण करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्थिति कहाँ होती है? श्वास नली एवं स्वरयंत्र के आसपास संधि। आकार कैसा होता है? यच। रंग कैसा होता है? गुलाबी। हार्मोन थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन की क्रिया उपापचय क्रिया का नियंत्रण, श्वसन दर प्रभावित करता है। हार्मोन की कमी के कारण घेंघा रोग। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण घेंघा रोग। अब फिर आज हम लोग बात करते हैं अधिवृक्क की ग्रंथि के ऊपर। इसका स्थिति क्या होता है? वृक्क के ऊपर जोड़े में होती हैं, अर्थात 2 हार्मोन एड्रीनल या नॉर एड्रीनल हार्मोन का निर्माण करती हैं। कार्य क्या होता है? हृदय धड़कन को बढ़ाना, श्वास दर को बढ़ाना, रक्त प्रवाह, कंकाल पेशी की तरह विषम परिस्थितियों से बचाना। इसे फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी कह देते हैं। किसे कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि एड्रीनल। अधिवृक्क ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसे एड्रीनल हार्मोन या नॉर एड्रीनल। अब बात करते हैं हम लोग अग्नाशय ग्रंथि की, यानी जो इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करता है। इंसुलिन का कार्य होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। स्थिति अमाशय एवं ग्राहनी के मध्य, अर्थात छोटी आंत के पास इंसुलिन अगर हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो जाती तो रोग होता है डायबिटीज अर्थात मधुमेह। अब हम लोग लिंग हार्मोन की बात करते हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, तो ये कहाँ होता है? वृषण कोश में। टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या होता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण को लाना। जोड़े में पाया जाता है। स्थिति वृषण कोश के अंदर, शरीर के बाहर। और फिर महिलाओं में पाया जाता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि अंडाशय में बनता है। हार्मोन का कार्य क्या होता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण को लाना। प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन। हाइपोथैलेमस मास्टर ग्रंथि कहते हैं। हार्मोन मोचक। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि से कहते हैं। हाँ, पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क को जैविक घड़ी, थायराइड, अधिवृक्क, अग्नाशय, वृषण, अंडाशय। थाइमस सोने में प्रतीक्षा प्रदान करने की उम्र के साथ घटती है। पेराप्राइड थायराइड ग्रंथि के पीछे कैल्शियम का नियंत्रण। ये इम्पॉर्टेंट नहीं, हम लोग के क्लास में नहीं, मतलब हार्मोन ग्रंथि कार्य। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करना। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि शरीर के वृद्धि के लिए उपापचयन कार्य का नियंत्रण। इंसुलिन अग्नाशय रक्त में शर्करा स्तर का नियंत्रण। टेस्टोस्टेरोन वृषण द्वितीयक लैंगिक लक्षण का नियंत्रण। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन अंडाशय लैंगिक अंगों का विकास एवं मासिक चक्र का नियमन। एड्रीनल अधिवृक्क ग्रंथि शरीर को विषम परिस्थितियों से में लड़ने के लिए तैयार करना। मोचक हार्मोन हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करना। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा।